नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं उर्मिला राठी। बात करें जुडिशरी के एग्ज़ाम की। जब जुडिशरी के एग्ज़ाम की बात करते हैं तो हमेशा हायर जुडिशरी और लोअर जुडिशरी दोनों आपके दिमाग में बैठ जाती हैं। साथ ही साथ बात करते हैं प्रैक्टिस की। जब आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट बनते हैं तभी आपके पास थोड़ा सा लॉ का नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा सा। बाकी सारा तो वहाँ पे कॉपी पेस्ट चलता है और वैसे भी वहाँ पे सेट चलता है। वहाँ प्रैक्टिकल चीज़ें जो होती है थ्योरी में नहीं होती है और जो थ्योरी में होती है वो प्रैक्टिकल नहीं होती है, तो कुछ चीज़ें डिफरेंस चलती रहती है। आज हम स्टार्ट करते हैं सीपीसी स्टार्ट करते हैं। पहले मेरे बहुत सारे वीडियो हुआ करते थे सीपीसी पे, बट अब वो वीडियोस हटा दिए गए हैं। मैं फिर से आपसे कहूँगी वो वीडियो मैंने नहीं हटाए। कई बार बच्चे मुझे कहते हैं मैम वीडियो क्यों हटा देती हैं, वीडियो क्यों हटाती है, तो मैं फिर से कहूँगी कि बेटा मैंने वीडियो क्यों हटाऊँगी। एक बार बताओ, एक बार मैंने वीडियो आपको दे दिया ना, हटाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ी ना उसकी, वो वीडियो तो चलते रहेंगे, देख लिया ना तो देख लेंगे और आगे भी, कहाँ दिक्कत है। अगर मुझे नहीं देना होता है तो मैं बनाती नहीं हूँ। जैसे कहती हूँ अधिक जानकारी के लिए क्लास ज्वाइन करें, तो वीडियोस मैंने नहीं हटाए हैं, लेकिन अब वो हट गए तो अब क्या करें उसका। मेरे पास उसका कोई सब्सटीट्यूट भी नहीं है, क्योंकि मैंने कभी उसको पेन ड्राइव में सेव भी नहीं किया था कि मुझे नहीं पता था ना फ्यूचर में हटा दिए जाएंगे, तो मैंने कभी उन वीडियो को अपने पास सेव भी नहीं रखा। तो मैंने कहा क्या करें, मैंने कहा कुछ नया करते हैं, नया गया फिर से पढ़ा लेते हैं। खुद की तो क्वालिफिकेशन पे डिपेंड था, पर्सनल क्वालिफिकेशन हो, पर्सनल क्या होता है व्यक्तिगत अर्थ, हाँ पर्सनल क्वालिफिकेशन पे डिपेंड था, फिर से कर लेते हैं। एसआरए पढ़ते ना अपन लोग, क्या पढ़ता है एसआरए के अंदर, एसआरए में यही तो पढ़ते हैं अपन कि जो चीज़ पर्सनल क्वालिफिकेशन पे हो उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा जा सकता है। तो मैंने कहा चलो कुछ नया करते हैं। तो ये मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मैंने पहले पढ़ाया उससे अपडेट होगा, ये तो कुछ तो नया हो गई होगा। तो अच्छा ना, पुराने को निकालो, नए को लो। सेकेंडरी लॉ हमेशा बदलता है, इसलिए एक वीडियो वैसे भी काम नहीं आना है, तो कुछ ना कुछ अपडेट आते रहेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपकी फेवरेट सीपीसी, आपकी फेवरेट सीपीसी, और जिनको सीपीसी से फियर है उनको भगाने का पूरा प्रयास करूंगी, ठीक है। तो आइए सीपीसी 1908 का स्टार्टिंग करते प्रीलिमिनरी से। जनरली आप कानून में देखेंगे कि सभी जगह चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी होता है, लेकिन सीपीसी के अंदर चैप्टर 1 नहीं होकर पार्ट 1 है पहले तो, और पार्ट 1 स्टार्ट होता है सेक्शन 9 से। क्या कहा, पार्ट 1 स्टार्ट होता है सेक्शन 9 से। तो फिर अपन ने क्या किया, प्रीलिमिनरी से। इसको मैंने एक वर्ड यूज दिया स्टार्टिंग। क्या वर्ड किया इसको कि साहब स्टार्टिंग क्या है, तो आप बोलेंगे स्टार्टिंग प्रीलिमिनरी है। क्या बोलेंगे, स्टार्टिंग, आप बोलेंगे प्रीलिमिनरी है। कहाँ से कहाँ तक है, सेक्शन नंबर 1 से 8। तो आपकी स्टार्टिंग कहाँ से है, नंबर 1 प्रीलिमिनरी, चैप्टर नंबर 1 से लगाकर 8। जनरली आप किसी भी कानून में जाओगे तो स्टार्टिंग सबका प्रीलिमिनरी ही दिखता है, ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में लास्ट में दिया गया पार्ट 22 से, वो उसकी स्टार्टिंग का है पार्ट 22 से, और अनकोडिफाइड लॉ के अंदर प्रीलिमिनरी नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए सीपीसी पढ़ते हैं। जब हम सिविल की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में चाहिए ये कैसा लॉ है, ये एक प्रोसीजर लॉ है। कैसा लॉ है, तो हमारे पास आना चाहिए कि ये एक प्रोसीजर लॉ है। प्रोसीजर लॉ किसे कहते हैं, प्रोसीजर लॉ वो लॉ है जो सब्सटेंटिव लॉ को एनफोर्स करता है, सब्सटेंटिव लॉ को एनफोर्स करता है। इस प्रोसीजर लॉ को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रक्रियात्मक विधि। कैसी विधि, प्रक्रियात्मक विधि। और दूसरा आता है हमारे पास सब्सटेंटिव लॉ, इसको बोलते हैं हमारी मौलिक विधि। हिंदी वाले 3 वर्ड ध्यान रखना, मौलिक विधि, दूसरा आता है आपके पास सारवान विधि, और तीसरा आता है आपके पास मूलभूत विधि। तो क्या कहा कि एक होता है प्रोसीजर लॉ, एक होता है सब्सटेंटिव लॉ, ये दोनों अपने अपने काम करते हैं। उसके अंदर हम बात करते हैं तो ये हमारी सीपीसी एक प्रोसीजर लॉ है। क्या कहा, ये सीपीसी जो है ये हमारी एक प्रोसीजर लॉ है। अब आता है प्रोसीजर लॉ और हमारे पास कौन कौन से हैं। क्या कहा, प्रोसीजर लॉ हमारे पास कौन कौन से हैं, तो आता है हमारे पास सीआरपीसी भी है, दूसरा सीपीसी भी है, तीसरा इंडियन एविडेंस एक्ट भी है, चौथा हमारे पास लिमिटेशन भी है, और पांचवा हमारे पास एसआरए भी है। तो क्या कहा, हमारे पास देखा जाए तो 5 प्रोसीजर लॉ है। कितने, 5। 5 में से देखेंगे तो 3 तो हमारे प्योर सिविल के हैं, सीपीसी, लिमिटेशन, एसआरए, ये तीनों हमारे सीपीसी के यानी सिविल के हैं तीनों, और 2 हमारे क्रिमिनल के, सीआरपीसी एविडेंस। बट ये एविडेंस हमारा सिविल भी है और ये एविडेंस हमारा क्रिमिनल भी है। यानी हमारी जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो प्रोसीजर लॉ किसका है, वो प्रोसीजर लॉ जो है हमारे सीआरपीसी को प्रोसीड करने की हेल्प करता है और वो हमारे सीपीसी को भी हेल्प करता है। यानी एक तरह से देखा जाए तो इंडियन एविडेंस एक्ट दोनों पे अप्लाई होता है। क्या कहा, इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो दोनों पे अप्लाई होता है। नाउ सवाल आता है क्या इंडियन एविडेंस एक्ट अपने आप में प्रोसीजर लॉ है, बोला हाँ जी, प्री के एग्जाम के लिए प्रोसीजर लॉ है। लेकिन यदि हम आगे बढ़े तो इंडियन एविडेंस लॉ
का सेक्शन नंबर 115 से 117 जो है सब्सटेंटिव लॉ है। कैसा लॉ है? सब्सटेंटिव लॉ है। तो फिर ये सब्सटेंटिव लॉ होता क्या है? तो सब्सटेंटिव लॉ वो लॉ है जो कि राइट्स, लायबिलिटीज, ड्यूटीज एंड पनिशमेंट को डिफाइन करता है, दैट इज अ सब्सटेंटिव लॉ। तो प्रोसीजर लॉ क्या है? जो सब्सटेंटिव लॉ को एनफोर्स करता है, वो हमारा प्रोसीजर लॉ है। तो यहाँ पर हमने जब चर्चा की तो क्या निकल के आया? निकल के आया कि सीपीसी हमारा कैसा लॉ है? प्रोसीजर लॉ है। तो ये हमारा प्रोसीजर लॉ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर लॉ को। ये प्रोसीजर लॉ बहुत काम का आता है। यहाँ पर जब हम बात करते हैं प्रोसीजर लॉ की, तो सीपीसी भी है और एक हमारे पास एसआरए भी है। क्या कहा? एक हमारे पास एसआरए भी है। दोनों में से एक लगता है एक टाइम पे, दोनों साथ नहीं लगता है। एक परफॉर्मेंस की बात करता है, एक आपको राइट नॉर्मली दिलाने की बात करता है। तो आते हैं सेक्शन नंबर 1। सेक्शन नंबर 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट की बात करता है। मेरा शॉर्ट टाइटल क्या है? ये कहता है मेरा नाम सीपीसी है, मेरा कमेंसमेंट कब हुआ था? 1 जनवरी 1909 को हुआ था। 1 जनवरी 1909 को ऑब्लिक करके लिखेंगे रजिस्ट्रेशन एक्ट। क्या लिखेंगे? रजिस्ट्रेशन एक्ट। वो भी 1 जनवरी 1909 को आया। रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट कहते हैं उसको, वो या रजिस्ट्रेशन एक्ट कह सकते हैं सीधा, वो भी आया 1 जनवरी 1908 को और वो भी लागू हुआ था 1 जनवरी 1909। यानी वो भी 1908 का है, ये भी 1908 का है। ठीक है, तो क्या कहा? रजिस्ट्रेशन एक्ट भी हमारा 1908 का है, सीपीसी भी हमारा 1908 का है और ये दोनों एक कब आए? हमारे 1 जनवरी को आए। बिल्कुल वैसे ही इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एविडेंस दोनों ही 1 सितंबर 1872 को आए। ऐसे दो और है हमारे पास। कौन कौन से? टोपा एक्ट और ईजमेंट एक्ट। ये भी आया 1 जुलाई 1882 को, ये भी 1 जुलाई 1882 को। यानी हमारे पास ऐसे एट द टाइम 6 एक्ट आपके सामने हैं जो दो दो के जोड़े बने हुए हैं और वो अपनी अपनी डेट पे एक साथ आए हैं। तो क्या कहा कि सीपीसी कहती मैं कब आया? मैं 1 जनवरी 1909 को आया। ठीक है, सब आप आ गए। चलिए अब आता है मेरा एक्सटेंड कहाँ है। वैसे तो मेरा एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया में नहीं था, लेकिन हाल ही में सरकार ने मुझे कर दिया। कब किया? 31 अक्टूबर। कब हुआ मेरा एक्सटेंड? 31 अक्टूबर 2019 को नाउ मैं होल ऑफ इंडिया में लागू होता हूँ। बट ट्राइबल्स एरिया की मैं बात करती हूँ, नागालैंड की बात करती हूँ, असम की ट्राइबल्स एरिया की बात करती हूँ। वो ट्राइबल्स एरिया जो कॉन्स्टिट्यूशन के स्केड्यूल नंबर 6 में दिया गया है, वहां मेरे प्रोविजन अप्लाई तब तक नहीं होंगे जब तक कि वहां की स्टेट गवर्नमेंट गजट नोटिफिकेशन से मुझे अप्लाई नहीं करती। तो क्या कहा? वहां की स्टेट गवर्नमेंट को गजट नोटिफिकेशन से अप्लाई करना पड़ेगा। इसका सेक्शन 1 रीड विथ, इसके सेक्शन 1 को रीड विथ सेक्शन नंबर 1 सीआरपीसी पढ़ना। उसमें भी कुछ प्रोविजंस को छोड़कर बाकी जो इन ट्राइबल्स एरिया पर जो है वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट गजट नोटिफिकेशन से अप्लाई करवा सकती है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? सीपीसी का सेक्शन 1 और सीआरपीसी का सेक्शन 1 एक साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नाउ सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 की जब हम बात करते हैं तो ये आता है सेक्शन नंबर 2। तो सेक्शन नंबर 1 जब भी आप पढ़ने बैठो तो साथ में अपना बैलेट ओपन करके बैठना है ताकि हाथों हाथ सेक्शन 1 आपका पूरा क्लियर हो जाएगा और सेक्शन 2 भी स्टार्ट करेंगे अपन। तब आता है अपने पास सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 कहता है डेफिनेशन क्लोज। किसकी बात करता है? डेफिनेशन क्लोज की बात करता है। सेक्शन नंबर 2 में आता है ए। सबसे पहले आता है 2 का 1। किसकी बात करता है? कोड की। बोला कोड क्या है? बोला कोड वह है जो कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग चलेगी, संहिता वो है जो सीपीसी के अंदर जो ये रूल्स जो इसमें दिए गए वही हमारी कोड है। और सेक्शन नंबर 2 का 2 कहता है डिक्री। क्या कहता है? डिक्री से आप क्या समझते हैं? और हिंदी वाले इसे बोलते हैं आज्ञप्ति। हालांकि आप इसको डिक्री भी लिखोगे तो गलत नहीं है ना, बट जब आप कभी भी ऑनलाइन एग्जाम देने जाओगे प्री का, वहाँ डिक्री नहीं लिखाएगा, वहाँ पे आज्ञप्ति शब्द लिखाएगा। तो आपको पता होना चाहिए इसको और क्या बोलते हैं। जब भी इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं तो हमें कुछ पता होना चाहिए। सबसे पहले डिक्री क्या है, दूसरा आता है इसमें डीम्ड डिक्री क्या है, तीसरा आता है इसमें क्या डीम्ड डिक्री क्या है या क्या इंक्लूड है, क्या इंक्लूड है। फिर आता है क्या इंक्लूड नहीं है, अर्थात क्या डिक्री नहीं है। चौथा आता है कितनी डिक्री कैसी हो सकती है, डिक्री कैसी हो सकती है, प्रीलिमिनरी हो सकती है, फाइनल हो सकती है, पार्टली प्रीलिमिनरी पार्टली फाइनल। यहाँ पे मैं शॉर्ट में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैं बोल कंटिन्यू रही हूँ। ठीक है, तो क्या कर डिक्री की जब डेफिनेशन पढ़नी तो अब क्या पढ़ेंगे? पहला आता है डिक्री क्या है।
तो आप कहेंगे डिक्री जो है क्या कहता है, फॉर्मल कोड का, क्या बोलते हैं, कॉम्पिटेंट कोड का फॉर्मल एक्सप्रेशन है जो आपके राइट्स को डिटरमाइन करती है। अंडरलाइन कीजिए, जो राइट्स को डिटरमाइन करती है। तो याद क्या रखना है कि डिक्री जो है राइट्स को डिटरमाइन करती है, ठीक है। और ये कोड का फॉर्मल एक्सप्रेशन है। डिक्री कितने प्रकार की हो सकती है, तो इन्होंने कहा डिक्री जो है प्रीलिमिनरी हो सकती है, डिक्री फाइनल हो सकती है, पार्टली प्रीलिमिनरी हो सकती है, पार्टली फाइनल हो सकती है। अच्छा, इतनी सारी हो सकती है। हाँ जी, एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि प्रीलिमिनरी डिक्री कौन सी, जिसमें आगे प्रोसीडिंग की जानी बाकी है, फाइनल कौन सी, जिसमें कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब आता है सवाल, क्या प्रीलिमिनरी डिक्री और फाइनल डिक्री की भी अपील हो सकती है? क्या कहा कि यहाँ पे दो प्रकार की है, प्रीलिमिनरी डिक्री और फाइनल डिक्री, ठीक है। तो फाइनल तो सभी जगह मिलती है, ये प्रीलिमिनरी डिक्री कहाँ मिलती है? तो बोला ऑर्डर नंबर 34 पढ़िएगा। ऑर्डर नंबर 34, इसका मतलब यदि किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट होता है, वो डिस्प्यूट कब कंप्लीट होगा अपन को तो नहीं पता है, तो फाइनल डिसीजन आता है तो बहुत समय लग जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, उस प्रॉपर्टी से जो कोई भी अर्निंग हो रही है या कोई बेनिफिट हो रहा है, तो हम एक बार कोर्ट से क्या कहेंगे कि आप एक काम कीजिए, एक बार प्रीलिमिनरी डिक्री दे दीजिए, ये राइट तो दे दीजिए जो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाए कहीं, तो ये राइट देने के लिए आप एक बार कुछ तो कीजिए। तो फाइनल डिसीजन कब आएगा हमें नहीं पता, तो कोर्ट क्या करती है, ऑर्डर 34 के अंदर जो ट्रांजेक्शन है, यानी ऑर्डर 34 पूरा किसके लिए बना हुआ है, पूरा बना हुआ है टीपी एक्ट के लिए। और टीपी एक्ट के भी कहाँ के लिए, मॉर्गेज के लिए। मॉर्गेज कहाँ पढ़ते हैं, 15(8) से लगा के 104। तो उस पूरे की पूरे आपको प्रीलिमिनरी डिक्री मिल सकती है। तो प्रीलिमिनरी डिक्री की अपील भी हो सकती है, हाँ जी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, डिक्री है तो अपील तो होगी ना। लेकिन फाइनल डिक्री के अंदर जाके आप प्रीलिमिनरी का मुद्दा नहीं उठा सकते। आपको प्रीलिमिनरी डिक्री पसंद है, आप तुरंत प्रभाव से अपील कीजिए, पर चुपचाप देखते रह गए, प्रीलिमिनरी डिक्री आ गई, देन फाइनल डिक्री में कहते हो अब फाइनल डिक्री का राइट आपके पास आया, आपको लगा अरे यार ये क्या हो गया, इससे अच्छा तो मुद्दा उठा लेता। अब जाके आप फाइनल डिग्री में प्रीलिमिनरी डिग्री का मुद्दा उठाते हैं, वो एडमिशेबल नहीं होगा। ये बात कहाँ लिखी हुई है, ऑब्लिक करके लिखेंगे सेक्शन नंबर 97 में, अपील के चैप्टर में, ठीक है। तो डिग्री कैसी थी, प्रीलिमिनरी, फाइनल, पार्टली प्रीलिमिनरी, पार्टली फाइनल। नाउ डीम्ड डिग्री से आप क्या समझते हैं, दो बातें इसमें आती है। पहला कहता है ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 11, यानी रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। यहाँ पे लिखा हुआ रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, मैंने आपको बता दी ये बात कहाँ से ली गई है, ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 11 से ली गई है। और दूसरा क्या कहता है आपके पास, सेक्शन 144 के क्वेश्चन का डिटर्मिनेशन। क्या कहता है, रेस्टिट्यूशन की एप्लीकेशन। रेस्टिट्यूशन की एप्लीकेशन से आप क्या समझते हो, जब कभी मनी रिलेटेड या प्रॉपर्टी रिलेटेड डिक्री पास हो गई है, डिक्री का एग्जीक्यूशन हो गया है और आप चले जाते हो उस एग्जीक्यूशन के अगेंस्ट अपील करने, अपीलेट कोर्ट कहती है साहब डिसीजन आपके फेवर में है, या रिविजनल कोर्ट चले जाते हो मैटर आपके फेवर में आ जाता है, तो वो अपीलेट कोर्ट की जो ऑर्डर या डिक्री है या जो रिविजन कोर्ट की जो डिक्री लेकर आते हैं, वापस आते हैं आप किसके पास, उस फर्स्ट इंस्टेंस वाले कोर्ट के पास। और फर्स्ट इंस्टेंस के कोर्ट को जाके कहते हो कि आपने जो एग्जीक्यूशन कराया वो एग्जीक्यूशन गलत था, क्योंकि देखिए मेरे फेवर में आई एप्लीकेशन। नाउ जब अपीलेट कोर्ट और रिविजनल कोर्ट या तो अपील हुई तो अपीलेट मैटर है तो अपील, और रिवीजन मैटर तो रिवीजन, तो वहां से जो ऑर्डर आपके पास आया है वो आप फर्स्ट इंस्टेंस के कोर्ट को देते हैं, और फर्स्ट इंस्टेंस का कोर्ट आपको जो वो डिक्री जो आपके अगेंस्ट पास की थी, जो मनी डिक्री या फिर जो प्रॉपर्टी रिलेटेड डिक्री, वो वापस जब वो चीज़ आपको दिलाती हैं तो उसे बोलते हैं रेस्टिट्यूशन की एप्लीकेशन, तो उसे बोलते हैं रेस्टिट्यूशन की एप्लीकेशन लगाना। तो ये 144 है जो कई बार समझ में नहीं आता, थोड़ा सा अजीब सा है, बट 3-4 बार पढ़ोगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी क्या, वो जो ऑर्डर वापस दे जाते हैं वो भी डिक्री है, तो इनको बोलते हैं डीम्ड डिक्री। तो फिर डीम्ड डिक्री और डिक्री में क्या डिफरेंट है, लिखिए डीम्ड डिक्री और डिक्री में क्या डिफरेंट है। तो याद रखना, डिक्री पर रेस जुडिकेटा अप्लाई होता है, डिक्री पर रेस जुडिकेटा अप्लाई होता है, लेकिन कहीं ऐसे सर्कमस्टेंसेस है जहाँ डीम्ड डिक्री पर रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होता है, जहाँ डीम्ड डिक्री पर रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होता है। एग्जाम्पल लिखेंगे कि जब ऑर्डर 7 रूल 11 में आपके प्लेंट को रिजेक्ट किया जाता है, ऑर्डर 7 रूल 11 में जब आपके प्लेंट को रिजेक्ट किया जाता है तो उसके लिए आप वापस ऑर्डर 7 रूल 13 में फ्रेश सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। ऑर्डर 7 रूल 11 में जब आपकी क्या बोलते हैं रिजेक्ट किया जाता है तो ये क्या है, डीम्ड डिक्री है, लेकिन वहीं ऑर्डर 7 रूल 13 में कहा गया है कि 7 गैर के रिजेक्शन के अगेंस्ट आप फिर से सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, उसको ठीक करके फिर से सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। जबकि रेस जुडिकेटा क्या कहता है, एक बार किसी मैटर में डिक्री आ गई तो उसी मैटर में दोबारा क्या कहा जा सकता है, उसी मैटर में दोबारा सूट इंस्टीट्यूट नहीं हो सकता है, यही तो कहता है सेक्शन 11 रेस जुडिकेटा।
यही तो कहता है। लेकिन यहाँ कहता है कि कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं जहाँ डीम्ड डिग्री, क्या कहा, कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं जहाँ डीम्ड डिग्री के अगेंस्ट रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होता है, फिर से फ्रेश सूट इंस्टीट्यूट किया जा सकता है। तो आया डीम्ड डिग्री, तो आता है रिजेक्शन ऑफ प्लेन, ऑर्डर 7 रूल 11, और देन आता है आपके पास 144 के क्वेश्चन को डिटर्मिनेशन करना। नाउ डिक्री में क्या इंक्लूड नहीं है, डिक्री में क्या इंक्लूड नहीं है, दो बातें, डिफॉल्ट के कारण डिसमिस करना, और सेकंड आता है ऐसा कोई ऑर्डर, ऐसा कोई डिसीजन जिसके अपील ऑर्डर की अपील की तरह होती है। क्या कहा, डिफॉल्ट, अंडरलाइन कीजिए, डिफॉल्ट के कारण, यदि डिफॉल्ट के कारण कोई चीज़ को आपको हमने डिसमिस किया है तो वो क्या है, डिक्री नहीं है, उसको वापस ठीक करके आ सकते हैं, कोई छोटी मोटी गलतियां हो गई तो। और सेकंड क्या कहता है आपके पास, सेकंड कहता है ऐसा कोई एडजुडिकेशन जिसकी अपील ऑर्डर की अपील की तरह होती है। इसका मतलब जिनमें ऑर्डर की अपील की तरह होती है वो हमारी डिक्री नहीं है, तो फिर ऑर्डर क्या है वो भी पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो ये था कि डिक्री से आप क्या समझते हैं, डीम्ड डिक्री क्या है, या डिक्री में क्या इंक्लूड है, डिक्री में क्या इंक्लूड नहीं है, और डिक्री कितने टाइप की हो सकती है। देन उसके आगे हमने थोड़ा सा ही देखा था कि प्रीलिम डिक्री कहाँ कहाँ मिल सकती है। तो 2 का 1 कहता है कोड, तो 2 का 2 कहता है डिक्री। डिक्री किसके फेवर में आती है, डिक्री होल्डर के, तो अगला सेक्शन कहता है डिक्री होल्डर। क्या कहा, डिक्री किसके फेवर में आती है, जिसके फेवर में आती है उसको बोलते हैं डिक्री होल्डर। तो सेक्शन नंबर 2 का 3 कहता है डिक्री होल्डर। डिक्री दार एक वर्ड आता है, वही फेवर वर्ड बोला मैंने। अच्छा, अगर सवाल ये आता है कि जिसके फेवर में ऑर्डर आता है उसे क्या कहते हैं, क्या कहा, जिसके फेवर में ऑर्डर आता है उसे क्या कहते हैं, उसके भी डिक्री होल्डर ही कहते हैं। रीजन आप पढ़ो, डेफिनेशन लिखा है कि डिक्री होल्डर वह है जिसके फेवर में डिक्री आई है या एग्जीक्यूशन के लिए कोई ऑर्डर दिया गया है, या एग्जीक्यूशन के लिए कोई ऑर्डर, या ऑर्डर होल्डर नहीं बोलते उसको, भी डिक्री होल्डर ही बोलते हैं। तो क्या कि जिसके फेवर में आई उसको बोलते हैं डिक्री होल्डर, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 2 का 1 कोड, 2 का 2 डिक्री, और 2 का 3 कहता है डिक्री होल्डर। ये डिक्री होल्डर कहाँ रहता है, बोला डिस्ट्रिक्ट में, तो सेक्शन नंबर 2 का 4 कहता है डिस्ट्रिक्ट में। क्या कहता है, डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट का या मीनिंग क्या समझाया कि डिस्ट्रिक्ट का मतलब यहाँ पर है सिटी सिविल कोर्ट। क्या कहा, प्रिंसिपल सिविल कोर्ट। क्या कहता है, प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ओरिजिनल जुडिक्शन यूज करेगा। जो पहले प्रिंसिपल सिविल कोर्ट था ना, वो अभी अपन क्या बन गया, अपना डीजे कोर्ट बन गया, तो नाउ डीजे कोर्ट है। और यहाँ पे बताया गया, अंडरलाइन कीजिए, हाई कोर्ट भी ओरिजिनल जुडिक्शन यूज कर सकता है, हाई कोर्ट भी ओरिजिनल जुडिक्शन यूज कर सकता है। अब आता हाई कोर्ट भी ओरिजिनल जुडिक्शन, हाँ जी। जनरली हाई कोर्ट क्या होता है हमारा, हाई कोर्ट एक अपीलेट कोर्ट होता है, हाई कोर्ट एक रिविजनल कोर्ट होता है, हाई कोर्ट एक रेफरेंस वाला कोर्ट होता है, हाई कोर्ट रीट के लिए कोर्ट होता है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में हमारा हाई कोर्ट ओरिजिनल जुडिक्शन भी यूज करता है, डायरेक्ट केस लेके जा सकते हैं। अच्छा, कहाँ पे लिखी बात, 4 में रीड विथ सेक्शन नंबर 120। जब 120 जाके देखेंगे तो वहां पे ये बात लिखी हुई है, सीआरपीसी में भी हाई कोर्ट ओरिजिनल जुडिक्शन यूज कर सकता है, हाँ जी कर सकता है। तो ये आया सीआरपीसी सेक्शन नंबर 474 में। क्या कहा, सेक्शन नंबर 474 कहता है कि जब हाई कोर्ट ओरिजिनल जुडिक्शन यूज करेगा, वहां तो ट्रायल्स होती है, कौन सी ट्रायल करेगा, बोला सेशन ट्रायल करेगा। अच्छा, सेशन ट्रायल करेगा, ये बात लिखी हुई कहाँ है कि हाई कोर्ट ओरिजिनल जुडिक्शन यूज कर सकता है, ऑब्लिक करके सेक्शन नंबर 26 में। तो सीआरपीसी में 2 प्रोविजन है, सेक्शन 26 और सेक्शन 474, ठीक है। और यहाँ पर आ जाता है अपने पास हाई कोर्ट, सेक्शन नंबर 2 का 4 रीड विथ 120। बिल्कुल यही 2 का 4, क्योंकि अभी मैंने क्या बताया, ये रजिस्ट्रेशन एक्ट और ये दोनों सेम डे आया है, और जब दोनों सेम डे आए हैं तो दोनों सेम चीजें बताएंगे। तो रजिस्ट्रेशन एक्ट कई सारे एग्जाम में आता है, तो रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी है 2 का 4, वहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर बिल्कुल ऐसी डेफिनेशन दे रखी है। तो आप रजिस्ट्रेशन एक्ट वाले इसके साथ ऑब्लिक करके लिखिए, रजिस्ट्रेशन एक्ट सेक्शन नंबर 2 का 4, वहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट की डेफिनेशन दे रखी है और वहाँ पर भी कोर्ट के बारे में बताया गया है। देन आता है सेक्शन नंबर 2 का 5, तो 2 का 1 कोर्ट, 2 का 2 डिक्री, 2 का 3 डिक्री होल्डर, 2 का 4 डिस्ट्रिक्ट में रहता है, 2, 5, 2, 6। क्या कहा, 2, 5 एंड 2, 6 ये दोनों बताते हैं फॉरेन कोर्ट और फॉरेन जजमेंट। तो फिर हमारा भाई फॉरेन कहाँ दिया हुआ है, लिमिटेशन एक्ट में। कहाँ दिया है, फॉरेन की परिभाषा लिमिटेशन एक्ट में। ऐसा क्यों, जब आप पढ़ते हैं सिविल सीपीसी पढ़ते हैं कॉलेज के अंदर, तो सीपीसी की लास्ट यूनिट क्या होती है, लिमिटेशन एक्ट। तो कुछ चीजें मिलती जुलती चलेगी इसके लिमिटेशन एक्ट के साथ। तो फॉरेन की डेफिनेशन दी गई लिमिटेशन के डेफिनेशन क्लोज में, और वहां फॉरेन आ गया, यहाँ हमारा फॉरेन कोर्ट आ गया, और फॉरेन कोर्ट क्या देता है, फॉरेन जजमेंट देता है। तो आ गया, क्यों हमें इस फॉरेन कोर्ट और फॉरेन जजमेंट की जरूरत पड़ी, तो ऑब्लिक करके लिखिए, इसकी जरूरत पड़ी सेक्शन नंबर 13 और सेक्शन नंबर 14 सीपीसी के लिए।
जब सेक्शन 13 सेक्शन 14 सीपीसी पढ़ोगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि आपको पहले पता तो होना चाहिए फॉरेन क्या है, फॉरेन कोर्ट क्या है और फॉरेन जजमेंट क्या है, क्योंकि सेक्शन नंबर 13 तो बताएगा कब जो फॉरेन जजमेंट के द्वारा की गई बातें जो है कंक्लूसिव प्रूफ होगी और कब फॉरेन जजमेंट के द्वारा दी गई बातें कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगी। देन आता है आपके पास 2 का 7, फॉरेन कोर्ट जाएगा, आप और हम तो जाएंगे नहीं, तो कौन जाएगा, गवर्नमेंट प्लीडर जाएगा। कौन जाएगा, हमारा गवर्नमेंट प्लीडर जाएगा। तो फॉरेन कोर्ट हमारा गवर्नमेंट प्लीडर जाता है और गवर्नमेंट प्लीडर की अपॉइंटमेंट कौन करता है, सरकार करती है। कौन करती है, सरकार करती है। तो गवर्नमेंट प्लीडर जाएगा, सरकार करती है। यहाँ पर क्या कहा, जिस तरह से सिविल मैटर में गवर्नमेंट प्लीडर होते हैं, सिविल मैटर में गवर्नमेंट प्लीडर होते हैं, बिल्कुल वैसे ही क्रिमिनल मैटर में कौन होते हैं, तो लिखिए क्रिमिनल मैटर में टू यू आर ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर। थोड़ी सी तैयारी कर आरजेएस बन जाएगा, थोड़ी सी तैयारी कर डीजीएस बन जाएगा, यानी जुडिशियल ऑफिसर बन जाएगा। तो जहाँ यहाँ पे गवर्नमेंट प्लीडर रहते हैं, वहीं क्रिमिनल में पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहते हैं, वहीं क्रिमिनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर सरकार के लिए अपॉइंट होते हैं, सरकार के लिए कार्य करते हैं। तो 2 का 1 कोर्ट, 2 का 2 डिक्री, 2 3 डिक्री होल्डर के फेवर में, 2 4 डिस्ट्रिक्ट में रहता है, 2 5 फॉरेन कोर्ट जाते हैं, 2 6 फॉरेन जजमेंट लाते हैं। और कौन लेके आता है, हमारा गवर्नमेंट प्लीडर लाता है। 2 7 के बाद 2 8, 2 7 के बाद अच्छा अभी 2 और आएंगे ना, 7A एंड 7B, 7A 7B। गवर्नमेंट प्लीडर कहाँ जाता है, हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट का हमारा इंडिया में। हाई कोर्ट से क्या है, यहाँ हाई कोर्ट की कोई डेफिनेशन नहीं दे रखी बेटा, ये हाई कोर्ट के मतलब बता रहे हाई कोर्ट क्या है, ठीक है। वही अंडमान निकोबार के तक हमारा हो सकता है एक्सटेंड, तो एक जनरल बताते हैं हाई कोर्ट क्या है। बाकी हाई कोर्ट की डेफिनेशन बहुत सारी जगह पे पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं, ऑब्लिक करके लिखेंगे 2 7 के साथ CRPC सेक्शन नंबर 2E में। कहाँ पढ़ते हैं, CRPC सेक्शन नंबर 2E में पढ़ते हैं। और हाई कोर्ट कहाँ पढ़ते हैं पता है, कॉन्स्टिट्यूशन 366 के 14 में। अब देखो तीनों हाई कोर्ट पढ़ना आज बैठ के, और तीनों में डिफरेंस दिखेगा, तो सबको अपने अपने हिसाब से उनको डिफाइन किया। क्रिमिनल के लिए हाई कोर्ट क्या है, सिविल के लिए हाई कोर्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट क्या है, तीनों को अलग अलग बता रखा है, ठीक है। देन आता है इंडिया, रे इंडिया, ठीक है। तो ये इंडिया, तो इंडिया देखो, IPC में इंडिया सेक्शन 18, CRPC में इंडिया 2F, यस इंडियन एविडेंस एक्ट में भी इंडिया सेक्शन 3। सब जगह जाके देखो इंडिया को अलग अलग बताया गया है। क्या कहा, सब जगह जाके देखो इंडिया को तो अलग अलग बताया गया है। देन आता है आपके पास हाई कोर्ट में कौन बैठता है, जज बैठता है ना। तो 2 का 8 कहता है जज साहब। जज का मतलब क्या होता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर। जज का मतलब, जज वो है जो पीठ पर बैठता है, वो पीठासीन अधिकारी होता है जज साहब। इसी प्रिजाइडिंग ऑफिसर की बात करें ना, तो हमारे CRPC में बहुत सारी जगह पर है। कहाँ पर है पता आपको, सेक्शन नंबर 9 के 2 में, 11 के 2 में, 16 के 2 CRPC में। जब CRPC के तीनों सेक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, बट यहाँ पे जज बोला है प्रिजाइडिंग ऑफिसर। वहाँ पर एक जगह कोर्ट ऑफ सेशन में बैठने वाला प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, एक मजिस्ट्रेट के कोर्ट में बैठने वाला प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में बैठने वाला प्रिजाइडिंग ऑफिसर है। चलिए जज साहब क्या सुनाते हैं, जजमेंट। लीजिए भाई, जजमेंट सुनाते हैं। तो जज साहब ने दिया जजमेंट। जजमेंट बड़ा अच्छी बताता है, ये कहता है जजमेंट वह है जो ऑर्डर और डिग्री के ग्राउंड्स पर प्रिपेयर होता है। यानी जो लड़ाई लेकर आप कोर्ट के सामने आ रहे हैं, जो डिस्प्यूट लेकर आप आ रहे हो, जो या तो डिग्री के ग्राउंड्स होते हैं देने के लिए, राइट्स को डिटरमाइन करने के लिए, या ऑर्डर्स होते हैं किसी काम को करने या ना करने को कहने के लिए, तो उनके ग्राउंड्स के आधार पर जो देते हैं वो कहलाती है हमारा जजमेंट। जजमेंट जिसके अगेंस्ट आता है उसे क्या बोलते हैं, जजमेंट डेटर। तो अगला सेक्शन कहता है जजमेंट डेटर। तो कितना अच्छा बना हुआ है देखो, पहले जज साहब आते हैं, नहीं सबसे पहले कोर्ट आता है, कोर्ट हमारे इंडिया में होता है, फिर जज साहब बैठते हैं, फिर जजमेंट देते हैं, और जिसके अगेंस्ट देते हैं उसको कहते हैं जजमेंट डेटर। तो 210 कहता है जजमेंट डेटर। एक तरह से देखा जाए तो जजमेंट डेटर हमारा किसका एंटोनियम है, तो ऑब्लिक करके लिखेंगे 2 के 3 का। 2 3 डिग्री होल्डर, जिसके अगेंस्ट जजमेंट डेटर। 2 के 3 के साथ ऑब्लिक करके क्या लिखेंगे, 2 का 10। अब देखिए इन दोनों डेफिनेशन को पढ़िएगा आप बैरेक्ट के अंदर। अब एक चीज देखेंगे, वाह कितना सिमिलर है, दोनों में क्या है पता है, एक में फेवर है, एक में अगेंस्ट है, बाकी पूरा सेम है। जजमेंट डेटर वह है जिसके अगेंस्ट डिक्री पास की गई या कोई एग्जीक्यूशन के लिए ऑर्डर दिया गया। डिग्री होल्डर वो है जिसके फेवर में कोई डिग्री दी गई या एग्जीक्यूशन के लिए ऑर्डर दिया। इतना सा चेंज है और कोई भी चेंज है ही नहीं इसके अंदर। क्या कहा, इतना सा चेंज है और कोई चेंज इसके अंदर नहीं है। देन आता आपके पास 211। 211 कहता है जजमेंट डेटर मर गया, अब कौन आएगा उसकी जगह, लीगल रिप्रेजेंटेटिव।
कौन आएगा उसकी जगह? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पढ़ने के लिए आपको 4 बातें ध्यान रखनी है। 4 पॉइंट बनाएंगे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव आपका स्टार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो हम पढ़ते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव। सेक्शन नंबर 2 का 11 जो है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या कहता है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहता है हमारा कि मैं कौन हूँ। तो याद रखना हमेशा लीगल रिप्रेजेंटेटिव हमेशा डिजीज पर्सन का होता है, मृत व्यक्ति का होता है। जो लिविंग पर्सन होता है उसका हमेशा रिप्रेजेंटेटिव होता है। क्या सीखा आपने? कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव हमेशा डिसीज पर्सन का होता है। डिजीज या डिजीज जो आप कहते हैं, क्योंकि कई बार देखिए जैसे मैं बताती हूँ, मैं हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हूँ तो मेरे प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरे प्रोनाउंसिएशन आपको मैटर नहीं करता है, आपको मेरी चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो छोटी मोटी अगर कोई गलतियाँ हो तो माफ़ कर देना, है ना। तो क्या कहा कि मृत व्यक्ति का लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है और लिविंग पर्सन का हमेशा रिप्रेजेंटेटिव होता है। अब बता मृत व्यक्ति कौन, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है? तो आप अपने बैरक में देखिएगा तो उसके अंदर एक पैराग्राफ दिया गया, उस पैराग्राफ को तोड़ेंगे तो 4 बन जाएंगे पॉइंट। और क्या कहता है कि वह है जो लॉ के अकॉर्डिंग उसका रिप्रेजेंटेटिव है। दूसरा जो उसकी प्रॉपर्टी में इंटरफेयर करता है, जिसके अगेंस्ट सू इंस्टीट्यूट किया जा सकता है या उसके द्वारा सू इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। और 5 कर सकते हैं जिसको मरने का प्रॉपर्टी डिस्पोज होती है, जिसके पास चली जाती है। तो क्या कहा कि पहला वह जो लॉ की दृष्टि से उसको रिप्रेजेंट करता है, दूसरा जो डिजीज पर्सन की प्रॉपर्टी को इंटरफेयर कर सकता है, तीसरा जिसके अगेंस्ट सू इंस्टीट्यूट कर सकते हैं एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव, चौथा वो खुद लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन के सू इंस्टीट्यूट कर सकता है, और 5वां कहता है कि मरने वाले व्यक्ति के बाद जिसके पास प्रॉपर्टी जाती है वो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। तो ये आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव की परिभाषा और आपको कहाँ पढ़ने को मिलेगी? बिल्कुल कॉपी पेस्ट है। तो जिन एग्जामों में आर्बिट्रेशन एक्ट आता है तो आर्बिट्रेशन में भी रिप्रेजेंटेटिव की दी गई है। कहाँ दी गई है? आर्बिट्रेशन एक्ट में भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन दी गई है। देन आता 2 का 12 ये कहता है मुझे मीन प्रॉफिट दीजिए। क्या कहेंगे? मीन प्रॉफिट। अब देखिए ये जो मीन प्रॉफिट है, कोई इसे मीन्स प्रॉफिट बोलता है, कोई मीन प्रॉफिट बोलता है, कोई मैसने प्रॉफिट बोलता है। आप कुछ भी बोलिए, आपको समझ में आना चाहिए मीन प्रॉफिट का मीनिंग क्या है। मीन प्रॉफिट के अंदर अंडरलाइन कीजिए रॉन्गफुल पोजीशन होना चाहिए। क्या कहा कि जिस प्रॉपर्टी की आप बात करते हैं उस पर आपका रॉन्गफुल पोजीशन होना चाहिए और उसमें पहले से ही उसकी अर्निंग चली आ रही है। क्या कहा? वो पहले से ही वहाँ पे जो है उसका बेनिफिट होता रहा है, आपने कुछ नहीं किया, पहले से बेनिफिट होता रहा गया है, वो इसमें शामिल होगा। और साथ में आपने जो कुछ बेनिफिट लिया है उसका उसके अंदर इंटरेस्ट भी इंक्लूड होगा, उसका इंटरेस्ट भी उसमें इंक्लूड होगा। बट अंडरलाइन कीजिए, आपके द्वारा जो उसमें इंप्रूवमेंट किए गए हैं, आपके द्वारा जो उसमें इंप्रूवमेंट किए गए हैं, उस इंप्रूवमेंट से आपको जो बेनिफिट हुआ है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। जैसे कि कमरा है, इस एक कमरे को आपने रॉन्गफुली पोजीशन ले रखा है। क्या कहा? रॉन्गफुली आपने इसका सदोष पोजीशन ले रखा है। इसका जो रेंट है वो है 15,000 रुपीज़, बट आपने इसके 4 पार्टीशन कर दिए। क्या किया आपने? इसके 4 पार्टीशन कर दिए और 4 पार्टीशन करके आपने 10,000 में दे दिया, यानी आपने 40,000 में दे दिया, पर इसका एक्चुअल कितना था? 15,000। तो यहाँ पर जो आपको 15,000 ही देना है, जो बाकी का जो 25,000 है वो आपका है, क्योंकि वो आपके इंप्रूवमेंट के द्वारा किया गया, वो इसमें इंक्लूड नहीं है। तो ये आता है आपका मीन प्रॉफिट। अक्सर एग्जाम में आता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद कर रखना है, पहले लीगल रिप्रेजेंटेटिव आता है फिर मीन प्रॉफिट खाता है। तो ये आपका कभी गलत नहीं होगा। क्या याद रखोगे? पहले लीगल रिप्रेजेंटेटिव आता है फिर मीन प्रॉफिट खाता है, या जजमेंट डेटर आया, मर गया, लीगल रिप्रेजेंटेटिव आया, मीन प्रॉफिट खाया, ताकि 2/11 और 2/12 में कभी गड़बड़ ना हो। ये प्री के क्वेश्चंस आते रहते हैं। देन आता है आपके पास 2 का 13। मीन प्रॉफिट कैसा था? मूवेबल। तो ये आ गई मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन। इस मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन बहुत सी जगह पे आती है, जिसमें से एक आती है आपके पास आईपीसी सेक्शन नंबर 22। आईपीसी सेक्शन नंबर 22, इसमें मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन देखने को मिलती है। 2 का 14 ये आया आपका ऑर्डर। ये है ऑर्डर और एक है हमारे पास डिक्री। ऑब्लिक करें, 2 का 2 डिक्री, 2 का 14 ऑर्डर। ठीक है, तो 2 का 2 का 14 अपन ने देखा, जजमेंट डेटर, डिक्री होल्डर अपन ने देखा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ बताती हूँ। क्रिमिनल में हम 2 बातें देखते हैं, एक होता है वहाँ पे जजमेंट और एक होता है ऑर्डर। ठीक है, क्रिमिनल में 2 चीज़ें देखते हैं, जजमेंट और ऑर्डर। सिविल के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है जजमेंट, एक होता है ऑर्डर और एक होता है डिक्री। ये ध्यान रखना, क्रिमिनल में 2 चीज़ें होती हैं, यानी जो डिक्री वर्ड है जो आपके राइट को डिटरमाइन करती हैं वो क्रिमिनल में नहीं होता है, वहाँ पे 2 ही होता है, यहाँ पे 3 होता है। तो ऑर्डर क्या है? जो डिक्री नहीं है। सबसे अच्छी बात क्या कहा? ऑर्डर वह है जो डिक्री नहीं। बिल्कुल वैसे ही समन केस क्या है? जो वारंट केस नहीं है। क्या कहा? समन केस क्या है? जो वारंट केस नहीं है। तो इन्होंने भी कहा ऑर्डर क्या है? जो डिक्री नहीं है। तो फिर ऑर्डर क्या है? तो क्या कहा? जो सबसे अच्छा अंतर है कि डिक जो है ना
जो डिग्री होती है वो सूट से रिलेटेड होती है। जब सूट इंस्टीट्यूट करते हैं तो उसमें डिग्री मिलती है, जबकि ऑर्डर सूट इंस्टीट्यूट करने पर भी मिलता है, एप्लीकेशन लगाने पर भी मिलता है। क्या कहा? जबकि ऑर्डर सूट इंस्टीट्यूट करोगे तब भी दे सकता है, और आपके क्या कहते हैं एप्लीकेशन लगाते हैं तब भी दे सकता है। देन आता है आपके पास ऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं। कभी सुना ऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं? आज से कहना ऑर्डर दो तरह के होते हैं, एक होता है इंट्रीम ऑर्डर, एक होता है इंटरलोकेटरी ऑर्डर। कितने तरह के होते हैं? इंट्रीम ऑर्डर, और तीसरा फाइनल ऑर्डर। वो तो वैसे भी होता है प्रीलिमिनरी डिग्री, फाइनल डिग्री, पार्टली प्रीलिमिनरी, पार्टली फाइनल। वैसे आप कहेंगे ऑर्डर कैसा है? ऑर्डर इंट्रीम ऑर्डर हो सकता है, इंटरलोकेटरी ऑर्डर हो सकता है, और फाइनल ऑर्डर तो होता ही है। अब आपके समझ में आएगा मैं इंट्रीम ऑर्डर, इंटरलोकेटरी ऑर्डर क्या होता है, इनके बारे में बता दीजिए। चलिए बात करते हैं। तो ऑर्डर हमारे पास 3 हो गया, एक जनरल ऑर्डर, इसको फाइनल ऑर्डर कह देते हैं, ठीक है, एक हमारा इंट्रीम ऑर्डर कह देते हैं, एक हमारा इंटरलोकेटरी ऑर्डर कह देते हैं। फाइनल ऑर्डर तो पता ही है, ये दिया जाए ये नहीं दिया जाए, ये किया जाए ये नहीं किया जाए। इंट्रीम ऑर्डर फाइनल डिसीजन होने से पहले पहले दे देना, ठीक है, जो किसके लिए होता है? किसी राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, सूट को सर्वाइव करने के लिए होता है। क्या याद रखना है? इंट्रीम ऑर्डर जो है सूट को सर्वाइव करने के लिए दिया जाता है, जैसे कि मेंटेनेंस का ऑर्डर सबसे अच्छा एग्जांपल है। मेंटेनेंस का ऑर्डर, इंट्रीम ऑर्डर ले लो, वो कहेंगे सर आने जाने का पैसा ही नहीं है, बार बार कहाँ से आऊँगी, कैसे जाऊँगी, तो इंट्रीम ऑर्डर दे देते एक बार तो कुछ दो ताकि सर्वाइव कर सके। इंटरलोकेटरी ऑर्डर ऑलवेज पेरिशेबल थिंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया जाता है, या पेरिशेबल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कोई ऐसी थिंग्स ऐसा राइट जो आपका पेरिशेबल होने वाला है, डिस्ट्रॉय होने वाला है, खत्म होने वाला है, और एक बार खत्म हो गया तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, तो वहां कोर्ट एक बार इंटरलोकेटरी ऑर्डर दे देती है। क्या ऑर्डर दे देती है? इंटरलोकेटरी ऑर्डर। कहाँ पढ़ते हैं आप लोग इंटरलोकेटरी ऑर्डर? ऑब्लिक करके लिखिए, इंटरलोकेटरी ऑर्डर आप पढ़ते हैं ऑर्डर नंबर 39 रूल नंबर 6 to 10। ऑर्डर नंबर 39 रूल नंबर 6 to 10, रूल नंबर 6 to 10। तो क्या कहा? ऑर्डर नंबर 39 रूल नंबर 6 to 10 इंटरलोकेटरी ऑर्डर पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चला ऑर्डर फाइनल ऑर्डर होता है, इंटरलोकेटरी भी होता है, और इंट्रीम भी होता है, ठीक है। देन 214 आपकी तरफ से ऑर्डर लेने कोर्ट में कौन जाता है? वकील साहब। तो आया 215, और 215 में कौन जाएगा? प्लीडर। क्या वर्ड यूज करते हैं वकील साहब को लॉ के अंदर? प्लीडर। तो 2 का 15 कहता है प्लीडर साहब आएंगे। ये जो प्लीडर साहब है आपके भी यहाँ पर केस लड़ेंगे, तो सरकार की तरफ से जो केस लड़ता है उसको बोलते हैं गवर्नमेंट प्लीडर। कहाँ पढ़ा था? 2 के 7 में। देखिए 2 का 7 गवर्नमेंट, और यहाँ पे आ जाएगा प्लीडर। यही प्लीडर साहब हम कहाँ पढ़ते हैं? 2Q प्लीडर है। थोड़ी सी तैयारी कर, जुडिशियल ऑफिसर बन जाएगा। इसका मतलब CRPC में दिया गया 2Q। तो देखो CRPC का 2Q प्लीडर है, यहाँ पर भी है। यू आर ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यहाँ पर भी है। तो दोनों आ गए। तो बस फर्क इतना ही ना, सिविल एक क्रिमिनल है, बाकी तो चीजें तो वो क्यों चलती, सिविल में नाम उसका अलग हो जाता है, क्रिमिनल में नाम अलग। से वैसे ही जब मैं पीयर जाती हूँ तो मैं बेटी हूँ, और जब मैं यहाँ आती हूँ तो मैं बहू बन जाती हूँ। वैसे ही जब आप सिविल मैटर सुनते हो तब डिस्ट्रिक्ट जज हो, और जब आप क्रिमिनल मैटर सुनते हो तब सेशन जज हो। बंदा 1 सील 2। जब आप क्रिमिनल मैटर देखते हो तो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, और जब आप सिविल मैटर देखते हो तब सिविल जज हो। बंदा 1 सील 2, काम जैसा करेगा वो सील लगा दो। पीयर जाओगे तो बेटी कहलाओगे, ससुराल में रहोगे तो वो, तो बात तो वो की वो है, नाम हो सकता है। तो वैसे यहाँ पे आ गया आपका प्लीडर, दोनों जगह प्लीडर, यहाँ पर भी वहां पर भी। ये जो 2 का 15 है आरजेस मैन 2019 का क्वेश्चन था। क्या था? 2 का 15, ये जो प्लीडर साहब है आरजेस मैन 2019 का क्वेश्चन था। रीड विथ ऑर्डर नंबर 3 रूल नंबर 4। रीड विथ ऑर्डर नंबर 3 रूल नंबर 4। ये प्लीडर इतना सा नहीं है, ये और कहाँ पढ़ने को मिलेगा? ऑर्डर 3 रूल 4 में भी मिलेगा। 215 आ गया। नाउ 216, 217। 216 प्रिस्क्राइब कर लो इसके अकॉर्डिंग। 217 पब्लिक ऑफिसर क्या है? क्या कहा? पब्लिक ऑफिसर क्या है? सिविल में पब्लिक ऑफिसर है, वैसे ही क्रिमिनल में पब्लिक सर्वेंट है। सेक्शन नंबर 21 आईपीसी। तो आईपीसी वो ये भी 2 मिनट पहले बताया था, गवर्नमेंट प्लीडर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, न सिविल ए क्रिमिनल, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सिविल जज, सिविल और क्रिमिनल, डीजे, सेशन कोर्ट, सिविल और क्रिमिनल। सेम वैसे ही पब्लिक सर्वेंट इन अ क्रिमिनल, पब्लिक ऑफिसर इन अ सिविल। अगर किसी की मदर या फादर टीचर है तो बोलते हैं माई मदर या फादर इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, राइट। पुलिस में होते तो बोलते हैं माई फादर इज ए पब्लिक सर्वेंट, और कलेक्टर हो तो माई फादर इज ए पब्लिक ऑफिसर। क्लियर?
उसी से पता चल रहा है ना, जैसे उसकी पोस्ट के कौन से आप बता दिया आपने, सेम वैसे ही है। वैसे जनरल पॉइंट दोनों के एक जैसे ही है, बट ये 21 में 12 पॉइंट है तो यहाँ पे आपके 8 पॉइंट है, लेकिन सारे मिलते जुलते हैं। बस फर्क क्या है, जब आप सिविल से डीलिंग करते हो तो सिविल के अकॉर्डिंग आपका नाम हो जाता है, जब आप क्रिमिनल से डीलिंग करते हो तो क्रिमिनल के अकॉर्डिंग नाम हो जाता है, बाकी कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। देन आता है 2 का 9, 18, 19 एंड 20। साइन और सेल शेयर्स की बात करता है, रूल्स की बात करता है, तो हमारे लिए कोई काम के नहीं है। तो क्या देखा, 2 का 1 कोड, 2 के 2 में डिग्री आती है, 2 के 3 में डिग्री होल्डर आ जाता है, 2 के 4 के अंदर डिस्ट्रिक्ट आ जाती है, 2 के 5 में फॉरेन कोर्ट है, तो 2 के 6 में फॉरेन जजमेंट देता है। 2 के 7 की जब बात करते हैं तो गवर्नमेंट प्लीडर आता है, 2/7 हाई कोर्ट में जाता है, 2/7 जो है इंडिया दिखाता है, 2/8 कहता है जस्सा बैठते हैं, 2/9 जजमेंट देते हैं, 2/10 जजमेंट होल्डर कहलाता है, 2/11 मर गए तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव आता है, 2/12 के अंदर मेन प्रॉफिट खाता है, 2/13 मूवेबल होता है, 2/14 ऑर्डर मिलता है मूवेबल के लिए, 2/15 में आपका वकील साहब आ जाते हैं, प्लीडर साहब ले जाते हैं, 2/16 के अंदर जैसा प्रिस्क्राइब किया वैसा काम करते हैं, 2/17 में पब्लिक ऑफिसर आ जाता है, 2/18 में रूल बनाता है, 2/19 में शेयर्स लेता है और 2/20 में साइन और सिग्नेचर कर लेता है। ठीक है, ये जो इतना डिटेल है ये फाउंडेशन कोर्स में पढ़ाते हैं। क्या कौन से कोर्स में, फाउंडेशन, जो हमारा कोर्स लॉन्ग टर्म चलता है। यदि यही अगर मेन का बैच होता है, जो सिर्फ स्पेशल मेन क्लासेस का बैच चलता है, तो उसमें ये सारा नहीं पढ़ाते हैं। मेन के बैचेज में हम जैसे यहाँ पे मेन का क्वेश्चन बनता है तो हम यहाँ पे आपको मेन के लिए पढ़ाएंगे, और अगर मैं मेन के क्वेश्चंस की बात करती हूँ तो ऑर्डर और डिफरेंसेस क्या है तो वो पढ़ाएंगे, 11 है तो ये पढ़ाएंगे, 12 है तो ये पढ़ाएंगे। यानी मेन के बैचेज में हम पूरा नहीं पढ़ाते हैं, मेन के बैचेज में स्मार्ट स्टडी कराते हैं, उतना ही पढ़ाते हैं जितने एग्जाम पॉइंट ऑफ से काम के। सारा पढ़ने से क्या हो जाता है, ओवरलैपिंग हो जाती है। जिन्होंने पहले मेन दे रखा है वो बार बार अगर पूरा पढ़ेंगे तो फिर वो कभी क्लियर ही नहीं होता है ना, कि क्यों स्मार्ट स्टडी करना जरूरी होता है। ठीक है, लेकिन ये जो पढ़ाते पूरा फाउंडेशन कोर्स में, क्योंकि जब पहली बार पढ़ोगे तो एक बार पूरा पढ़ना जरूरी होता है। क्या कहा, पहली बार पढ़ोगे तो पूरा पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये था फाउंडेशन कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज मैं आपके सामने सीपीसी इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन चल रहे हैं, पहले वाले वीडियोस मेरे हट चुके हैं, तो मुझे लगा चलो एक बार फिर से शुरुआत करते हैं, फिर से आप देखते हैं कि क्या रहेगा। बाकी आपको डिटेल पढ़नी, क्योंकि अभी तो यहाँ सिर्फ इसमें समझाया है। जब क्लासरूम होता है तो केस लॉज भी लिखवाते हैं, जिसमें केस लॉज होते हैं। क्लासरूम होता है तो एक एक लाइन बैरेक्ट से भी करवाते हैं साथ साथ, ये इतना बताने के बाद। रीज़न, उसका रीज़न ये है कि आप खुद से बैरेक्ट नहीं पढ़ पाते और कानून को आप बदल नहीं सकते। जो ये अफवाहें चलती है नोट्स से पढ़ना चाहिए, नोट्स बेटर होते हैं, बुक से पढ़ना चाहिए, वो सब बेकार होते हैं। जब आप 2 साल नोट से पढ़ते हो, 3 साल नोट से पढ़ते हो, बुक से पढ़ते हो और सिलेक्शन नहीं होता तो 4थे साल खुद ही बैरेक्ट पे आ जाते हो। ये हकीकत है, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ ज्ञाता नहीं बनना, अपन को जज बनना, अपन को उतना ही पढ़ना जितना रिक्वायरमेंट होता है। बाकी तो सिलेक्शन होना नहीं होना हमें नहीं पता, लेकिन हमारी मेहनत और डंकी होनी चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ये था सेक्शन नंबर 2। नाउ आता है सेक्शन नंबर 3। तो सेक्शन नंबर 1 कहता है शॉर्ट टाइटल, सेक्शन नंबर 2 कहता है डेफिनेशन क्लोज, सेक्शन नंबर 3 कहता है सबऑर्डिनेशन। सबऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, कौन किसके कंट्रोल में रह के काम करेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबऑर्डिनेशन, तो यहाँ पे सबऑर्डिनेशन 2 तरह के हैं। क्या कहता है सबऑर्डिनेशन, 2 टाइप के हैं, कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जो डीजे साहब है वो हाई कोर्ट के कंट्रोल में रहेंगे। ठीक है, और जो अदर कोर्ट है वो डीजे और हाई कोर्ट दोनों के कंट्रोल में रहेंगे। क्या कहा कि जो डीजे साहब है वो हाई कोर्ट के कंट्रोल में रह के काम करेंगे, और बाकी सारे कोर्ट कौन कौन होते हैं यहाँ पे, सिविल कोर्ट, फिर आता है सीनियर सिविल कोर्ट, स्मॉल कोजेस कोर्ट, है ना। अब यहाँ पे गड़बड़ी है कि जैसे राजस्थान के अंदर 2014 के अमेंडमेंट के बाद यहाँ पे जूनियर वर्ड हटा दिया गया है, अब सिर्फ सिविल कोर्ट है। लेकिन आज भी कहीं डिस्ट्रिक्ट में जूनियर सिविल कोर्ट और सीनियर सिविल कोर्ट होता है, तो राजस्थान में नहीं, 2014 से हटा दिया और कई जगह हटाया गया है। ठीक है, लेकिन जहाँ है वहाँ पे जूनियर सिविल और सीनियर सिविल और स्मॉल कोजेस कोर्ट, तो ये तीनों इन दोनों के कंट्रोल सबऑर्डिनेट रहेंगे, और यहाँ पे डीजे सब हमारे हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट रहेंगे। जब इस सबऑर्डिनेशन की बात करूँ तो बिल्कुल ऐसा ही सबऑर्डिनेशन आपको सीआरपीसी में भी देखने को मिलता है। कहाँ देखते हो, सेक्शन नंबर 10 सीआरपीसी, सेक्शन नंबर 14, सेक्शन नंबर 19, सेक्शन नंबर 23। 14 नहीं होना चाहिए, फिर 15 है, 15 है ना सबऑर्डिनेशन, पहले जुडिक्शन होता है फिर सबऑर्डिनेशन, राइट। 15 है, 15 तो 10 में है, 15 में है, 19 में है, 23 में। 10 कहता है कि असिस्टेंट कोर्ट ऑफ सेशन कोर्ट के सबऑर्डिनेट होगा।
15 में बताया गया है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसके सबॉर्डिनेट होंगे, फर्स्ट क्लास किसके होंगे, सेकंड क्लास किसके होंगे, या फिर मुंसिफ मजिस्ट्रेट है वो किसके सबॉर्डिनेट होंगे, वो सारा उसमें बताया गया है। देन 19 में बताया गया मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट किसके सबॉर्डिनेट होंगे, और 23 में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सबॉर्डिनेशन बताया गया है। तो इसका मतलब सिविल और क्रिमिनल पैरेलल चलता है बिल्कुल, वहाँ पर भी सबॉर्डिनेशन है, यहाँ पर भी सबॉर्डिनेशन है, वहाँ पर भी प्लीडर है, यहाँ पर भी प्लीडर है, वहाँ पे पीपी साहब है तो यहाँ गवर्नमेंट प्लीडर है, वहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, यहाँ पर भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, वहाँ पर भी इंडिया है, यहाँ पर भी इंडिया है, वहाँ भी हाई कोर्ट है, यहाँ पे, क्योंकि सिविल मैटर में तो सब चीज़ें चाहिए, क्रिमिनल में भी सब चाहिए। तो ये पैरेलल चलने से क्या फ़ायदा होता है, चीज़ें हमेशा याद रहती है। ठीक है, देन आता है आपके पास सेक्शन नंबर 4 सेविंग्स। ये जो सेविंग्स है इसकी बड़ी अच्छी कहानी है। इसका मतलब होता है ये कानून कहाँ अप्लाई नहीं होगा। क्या कहता है सेविंग्स का मतलब, सेविंग्स का मतलब होता है ये कानून, ये कौन, सीपीसी, सीपीसी कहाँ अप्लाई नहीं होगा। तो कहते हैं सीपीसी लोकल लॉ पे अप्लाई नहीं होगा, स्पेशल लॉ पे अप्लाई नहीं होगा, लोकल पे नहीं होगा, स्पेशल पे नहीं होगा। तो पहला लोकल पे नहीं होगा, दूसरा स्पेशल पे नहीं होगा, तीसरा एग्रीकल्चर रिलेटेड मैटर पे नहीं होगा। जब लोकल और स्पेशल की बात आती है तो लोकल की डेफिनेशन आईपीसी के सेक्शन 42 में है, स्पेशल की आईपीसी के सेक्शन 41 में दिया गया है, 42 41 में दिया गया है। ये सेविंग्स क्लोज केवल सीपीसी में नहीं है, ये सेविंग क्लोज सारे एक्ट में आता है। जैसे एग्जांपल ऑब्लिक करके लिखो, आईपीसी के सेक्शन 5 भी कहता है सेविंग्स, सीआरपीसी के सेक्शन 5 भी कहता है सेविंग्स, यानी सेविंग्स लगभग सभी जगह मिलेंगे। और सेविंग की जो सबसे कॉमन बात है वो सब यही बताते हैं कि लोकल और स्पेशल लॉ पे अप्लाई नहीं होता। क्या कहता है, लोकल और स्पेशल लॉ पे ये चीज़ अप्लाई नहीं होती है। तो उस कानून कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होता, इसको बोलते हैं सेविंग्स। देन आता है आपके पास सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, 2 डेफिनेशन, 3 सबॉर्डिनेशन, 4 सेविंग्स। नाउ सेक्शन 5 इज अ रेवेन्यू। इस रेवेन्यू कोड का बहुत बड़ा वैल्यू है। इंडिया के किसी भी जुडिशरी में आप जाएंगे, क्या कहा, इंडिया के किसी भी जुडिशरी में जाएंगे तो वहाँ पर हायर जुडिशरी होता है, कहीं लोअर जुडिशरी होते हैं, हर स्टेट का अपना लोकल एक्ट्स बने हुए होते हैं। उसमें लैंड रेवेन्यू एक्ट है, यूपी का भी है, छत्तीसगढ़ का भी है, राजस्थान का भी है, यानी आप किसी के भी लैंड रेवेन्यू एक्ट में जाएंगे तो सबका अपना अपना लैंड रेवेन्यू एक्ट होता है। ठीक है, तो वह कानून में लिखा हुआ है कि जहाँ पर लोकल एक्ट बना हुआ है लैंड रेवेन्यू एक्ट, तो वहाँ पर वो लोकल ही अप्लाई होगा, और जहाँ वो साइलेंट है वहाँ पर ये आएगा सीपीसी काम। तो सेक्शन 5 में अंडरलाइन कर लीजिए, लिख लीजिए कि जहाँ जहाँ रेवेन्यू एक्ट खुद बने हुए हैं और रेवेन्यू एक्ट के खुद के रेवेन्यू कोर्ट बने हुए हैं वहाँ वही एक्ट अप्लाई होंगे, बट जहाँ वो साइलेंट होंगे वहाँ सीपीसी अप्लाई होगी, जहाँ वो साइलेंट होंगे वहाँ सीपीसी अप्लाई होगी। ये है सेक्शन 5 का रोल। देन आता है सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशन, सेक्शन नंबर 3 कहता है सबॉर्डिनेशन, 4 कहता है सेविंग्स, 5 कहता है आपके रेवेन्यू। नाउ 6 कहता है पिक्यूनरी जुडिक्शन, यानी सिविल की जब हम बात करते हैं तो जुडिक्शन कैसे तय होता है। तो वैसे तो सेक्शन 9 कहता है कि जुडिक्शन 4 तरह के होते हैं, सब्जेक्ट मैटर, पिक्यूनरी, टेरिटोरियल, ओरिजिनल, है ना। क्या कहता है, सब्जेक्ट मैटर जहाँ सिचुएटेड है, पिक्यूनरी हो सकता है, फिर आ जाता है आपके पास टेरिटोरियल हो सकता है या ओरिजिनल हो सकता है। ठीक है, सेक्शन 6 का पिक्यूनरी कैसे तय करोगे, पिक्यूनरी जुडिक्शन कैसे तय करोगे। इस पिक्यूनरी जुडिक्शन में काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं, हर स्टेट का अपना फिक्स है, हर स्टेट का अपना पिक्यूनरी जुडिक्शन फिक्स है। पहले तो सबका फिक्स होता था, क्या कहा, पहले तो सबका फिक्स होता था, बट अभी एट द टाइम सभी जगह पर अमेंडमेंट हो चुके हैं। जब मैं सीपीसी बनी तो उसका बताती हूँ, जो आप लोगों ने सुना हुआ भी है तो वो बताती हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 तरह के कोर्ट हैं, एक हमारे पास डीजे साहब हैं, एक हमारे पास सीनियर सिविल साहब हैं, ठीक है, और एक हमारे पास जूनियर सिविल है, जूनियर सिविल। इस जूनियर वर्ड को कहीं जगह हटाया गया, कहीं नहीं, मैं आपको वाइड एस्पेक्ट में बताती हूँ, सबको लेके बताती, सारे स्टेट को एक साथ लेके बताते हैं। आपने अक्सर सुना था कि साहब ये 5000 रुपीज़ तक के मैटर सुनेगा, ये 5001 से अधिक बट 25,000 तक सुनेंगे, और ये 25,001 से लेके अनलिमिटेड सुनेंगे। ये एक जनरल जुडिक्शन हुआ करता था, लेकिन समय के साथ लगभग सभी स्टेट का जुडिक्शन चेंज हो गया। तो अब आप क्या करोगे, आप जिस स्टेट का एग्जाम दे रहे हो उस स्टेट को चुनेंगे और वहाँ जाके इंटरनेट पे सर्च करना कि मेरे स्टेट में एट द टाइम जुडिक्शन क्या चल रहा है। जैसे कि मैं राजस्थान वालों की बात करती हूँ, फिलहाल मैं राजस्थान वालों की बताती हूँ क्योंकि एट द टाइम मैं राजस्थान में हूँ, तो मैं अपने वाला बताती हूँ। ठीक है, जब आप ज्वाइन करेंगे तो आप जिस स्टेट को ज्वाइन करेंगे वो स्टेट आपको लिखा जाएगा। लेकिन जहाँ से मैं बिलोंग, अभी मैंने कहा जहाँ से बिलोंग करते हैं, मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, तो राजस्थान के अंदर 2014 में अमेंडमेंट हो गया, जिसके अकॉर्डिंग सिविल कोर्ट आ गया, वर्ड जूनियर हटा दिया, ये सुनेगा 2 लाख रुपीज़ तक। सीनियर सिविल कोर्ट
2 लाख 1 से लेकर 5 लाख रुपीज़ तक, और डिजिट्स आप सुनेंगे 5 लाख रुपीज़ 1 से लेकर अनलिमिटेड तक। ये राजस्थान का है। क्या कहा? ये राजस्थान का है। तो आप सबको इंटरनेट पर अपने अपने स्टेट को सर्च करना है कि मेरे स्टेट में कितना है। ठीक है, तो सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, सेक्शन 2 डेफिनेशन, सेक्शन 3 सबऑर्डिनेशन, सेक्शन 4 रेवेन्यू, सेक्शन 4 सेविंग्स, सेक्शन 5 रेवेन्यू, सेक्शन 6 सबऑर्डिनेशन। अब आता है सेक्शन 7 प्रोविंशियल और सेक्शन 8 प्रेसिडेंशियल, कि वहाँ पर स्मॉल कोजल कोर्ट कौन कौन से मैटर सुनेगा, कौन कौन से नहीं। 7 और 8 आपको समझाता है कि प्रोविंशियल स्मॉल कोजल कोर्ट और प्रेसिडेंशियल स्मॉल कोजल कोर्ट, इनमें से कौन से मैटर सुनेगा और इनमें से कौन कौन से मैटर नहीं सुनेगा। उत्तराखंड की जो तैयारी करता है, झारखंड की तैयारी करता है, वो उसको रीडिंग जरूर करिएगा, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं। इसके साथ लिखेंगे ऑर्डर 50 और इसके साथ लिखेंगे ऑर्डर 51। क्या लिखेंगे? ऑर्डर 50 और ऑर्डर 51। तो इस तरह से देखा जाए तो आपका स्टार्टिंग जो प्रीलिमिनरी है वो एक सरसरी नज़र से आपका कंप्लीट हो गया। क्या कहा? वो एक सरसरी नज़र से कंप्लीट हो गया, बहुत डिटेल नहीं है, वो सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ाया गया है। रीज़न अधिक जानकारी के लिए क्लास बता रहे हैं। क्या कहेंगे? अधिक जानकारी के लिए क्लास बता रहे हैं। आप ऐसे अभी भी कहीं लोगों को कोई डाउट है कि ऑफलाइन क्लासेस में हम नहीं आ सकते, जोधपुर बहुत दूर है। बिल्कुल सही कहा आपने, जोधपुर बहुत दूर है, आने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो बिल्कुल ऑफलाइन क्लासेस की तरह है। मेरी ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो बिल्कुल ऑफलाइन इक्वल हैं, ऑनलाइन इक्वल टू ऑफलाइन। इसका मतलब क्या हुआ? वैसे तो आपको मैं बताऊं तो जो ऑफलाइन कर रहे हैं, आप तो ऐसे ऑफलाइन क्लासेस में गए हो जब सबसे पीछे बैठते थे 600 बच्चों में, 400 बच्चों में, या तो कभी आपसे सर से मुलाकात ही नहीं हुई, तो आपके लिए तो ऑनलाइन बढ़िया है, कम से कम मैं आपको एकदम सामने तो दिखूंगी, है ना। तो ऑफलाइन क्लासेस में कौन सा आप सर से आई कांटेक्ट होता है आपका? वैसे भी नहीं होता है, जबकि हमारे तो ऑनलाइन क्लासेस में भी आई कांटेक्ट है और ऑफलाइन में तो है ही है। लेकिन इस कोरोना के चक्कर में जब तक कोरोना है बेटा, मैं नहीं कर सकती ऑन। आए दिन आप देख रहे हो इंस्टीट्यूट सीज हो रहे हैं, तो ऐसा क्यों करना अपन को? आप कभी परेशानी में पड़ो, फालतू पुलिस आपको पकड़ के ले जाए, सरकार के ऑर्डर का डिसओबे कर रहे हो, तो इसलिए अभी हम ऑफलाइन नहीं चला रहे जब तक परिस्थिति ठीक नहीं हो जाती। जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसमें हमारा 2 वे कम्युनिकेशन है। हम जिस ऐप पर उसको पढ़ाते हैं उसमें आप और हम बात कर सकते हैं, जब जरूरत हो हम बात कर सकते हैं। ऐसे तो फालतू बैठ के बातें घड़ी कर सकते हैं, लेकिन टू द पॉइंट की अगर हम बात करें तो बात कर सकते हैं, क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। बट इन सबके साथ एक 2 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी। पहली बात, मान लीजिए मेरे यहाँ चल रहा है IPC का सेक्शन नंबर 215 या CRPC का सेक्शन नंबर 260, और उस दिन आप डेमो लेते हो, तो वो आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि सारा लॉग कनेक्ट होता है। वो इसलिए हम डेमो में बैठा देते हैं, भैया कनेक्टिविटी चेक कर लीजिए, बाकी चल रहा है उसको ज्वाइन कीजिए, देन आपका स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि हर इंसान एकदम एक जगह नहीं पहुंच सकता, तो कई बार क्योंकि स्टार्टिंग तो कनेक्टिविटी होती है ना, लॉ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो बीच में डेमो लेते तो आपको लगता नहीं है, ज़्यादा समझ में नहीं आया। लेकिन मेरा हमेशा कोशिश, आप कहीं से भी ज्वाइन करो समझ में आएगा। शर्त एक है, आपको पढ़ के आना पड़ेगा। शर्त क्या है? एक तो आपको पढ़ के आना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो क्लासेस स्टार्ट होती है जनरली हमारी हर महीने हो रही है, एवरी मंथ 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में, हर महीने की 1 तारीख से 5 तारीख, क्योंकि हमारा टारगेट फिक्स होता है कि इस महीने हमें इसको कंप्लीट करना है, ताकि नेक्स्ट मंथ हम नए स्टूडेंट ले सकते हैं। क्योंकि हम ये मानते हैं सारे बच्चे एक साथ एक ही जगह पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो आप जब भी आपको लगे मुझे डेमो लेना है, आइए। डेमो इसकी कहाँ जरूरत है? ये तो अभी भी मैंने डेमो ही दिया। हमारे डेमो का मतलब होता है कि फर्स्ट डे हम फीस नहीं लेंगे, आप आराम से 3 दिन देखिए, और उसके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, क्योंकि किसी अनजान को अपनी क्लास में मैं कैसे बैठाऊंगी, है ना। तो रजिस्ट्रेशन फीस 500 है। जिन बच्चों को ज्वाइन करना होता ना, उनके लिए रजिस्ट्रेशन फीस कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि उसको पता मुझे करना है। उसके लिए अच्छी बात यह है कि वो पहले दिन फीस देना है, इससे अच्छा वो 3 दिन बैठ के देख ले कि कनेक्टिविटी सही है नहीं, नेट प्रॉपर चल रहा है नहीं चल रहा है, टाइम सूटेबल है या नहीं, ताकि उसको क्या फ़ायदा हो जाए कि पहले दिन फीस जमा करें, हफ्ते बाद एहसास हो यार मुझे ये नहीं करना है, तो फिर क्या करेगा? हाँ, जब हमारे यहाँ पर कोई स्कीम्स चलती हैं तो नहीं देते, या हमारे यहाँ पे जब हमने आपसे कह दिया कि जाइए आप यूट्यूब पे 6 वीडियोस देख लीजिए, देन फिर कोई डेमो नहीं मिलता, फिर डायरेक्ट क्लास ही होती है आपकी, फिर डेमो नहीं मिलता। क्योंकि हम पहले से आपको कुछ वीडियोस प्रोवाइड करा देते हैं कि भैया ये, हाँ उसमें फ़ायदा ये है ना कि आपकी यूट्यूब पर भी उर्मिला राठी पढ़ाती है, क्लास में उर्मिला राठी पढ़ाती है, तो कोई इशू है ही नहीं वहाँ पर। लेकिन फिर भी जब से हमने ऑनलाइन स्टार्ट किया है उसमें 3 डेज मैंडेटरी कर दिया। भैया देखिए रीज़न, आप बिलीव करके आ रहे हैं, सब कुछ मान गई मैं आपको, लेकिन एक बार नेटवर्क चेक कर लीजिए। ऑफलाइन में तो जरूरत ही नहीं नेटवर्क की, वहाँ तो मैं डायरेक्ट खड़ी हूँ, तो वहाँ तो डेमो की जरूरत नहीं है, वहाँ तो डायरेक्ट फीस सबमिट करके आ सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन के अंदर एक बार चेक कीजिए। हालांकि मैंने देखे हैं अभी बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन किया है,
उन बच्चों की क्वालिटी देखिए, जब उन्होंने ज्वाइन किया तो भले ही उन्होंने मोबाइल से पढ़ाई की, लेकिन धीरे धीरे उनको एक इंटरेस्ट आने लगा पढ़ने में, और खुद ने उन लोगों ने अपने घर पे फाइबर्स लगाए हैं, राउटर्स लगाए हैं, और मुझे फोटो भी भेजते, देखो मैम अब तो मैंने राउटर लगा दिया है, अब फाइबर लगा दिया, आप मेरे बिल्कुल नहीं अड़ेगा, बिल्कुल नहीं रुकेगा, क्योंकि जो ऑनलाइन क्लासेस हैं तो वो तो कनेक्टिविटी पे खेल है, और जिसके पास प्रॉपर कनेक्टिविटी आती है उसको तो यही फील होगा मैम इंडिविजुअली उसे ही पढ़ा रही है, उसके सामने ही मैम बैठी है और उसको ही पढ़ा रही है। तो ये 3 डेज इसीलिए देते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसलिए लेते हैं बेटा कि यूट्यूब पे सब कुछ फ्री है ना। आप देखिए कभी पैसे मांगे नहीं मांगे ना, लेकिन आप मेरी क्लास में आके बैठोगे तो कैसे विदाउट रजिस्ट्रेशन फी बैठाऊंगी मैं जानती नहीं, मैं फॉर्म भराऊंगी, मैं फीस लूंगी, आप 3 डेज बैठे, देन आप रजिस्टर कीजिए। आप मूवीज़ देखने जाते हो, कौन सा वो कहता है हाँ चलो ट्रेलर तुम फ्री में देख लो, फीस तुम मत दो, टिकट मत लो, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। लेकिन हाँ जिनको तकलीफ होती है उनसे मैं माफ़ी चाहती हूँ कि आपको ये 500 रुपये पसंद नहीं, पर क्या करे, सिस्टम इज ए सिस्टम, तो उसको मैं नहीं बदल सकती। और अगर आपको वाकई करना है तो मुझे नहीं लगता कि रजिस्ट्रेशन फीस की रिक्वायरमेंट को आपको दुखी होना चाहिए। स्कूलों में एडमिशन लेने जाते हैं, एडमिशन फीस अलग लेते हैं, मंथली फीस अलग लेते हैं, देते हैं ना, पढ़ने जा रहे तो देना ही होता है। फिर आता है 2 वे कम्युनिकेशन में क्या होता है, वहाँ पे होस्ट मेक होस्ट बनाने का रहता है, तो हम आपको को होस्ट बना लेते हैं, तो आप खुद ऑन करके बात कर सकते हैं हमसे, यानी हम आपके हाथ में पावर दे देते हैं, आप हैंड रेज कर सकते हैं, तो दूसरे को होस्ट है वो आपको ऑन कर सकते हैं, वो आता है। तीसरी बात, हम जो पढ़ाते हैं 2 वे कम्युनिकेशन के साथ जो भी लिखाया इससे ज़्यादा हम क्लास में लिखाते हैं, वो आपको आराम से लिखाते हैं, धीरे धीरे आराम से लिखा लेते हैं। अगर नेटवर्क आपका हिल गया तो उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन नेटवर्क अच्छा रहा तो आप आराम से उसके साथ लिखेंगे। जितने भी केस लॉज हैं वो भी हम बोर्ड पे लिखाते हैं, बट फिर भी किसी कारण से छूट गया किसी दिन, तो हम आपको दूसरे बच्चे ने जिसने लिखा उसका आपको दे देते हैं, उसकी PDF बना के, क्योंकि खुद से नोट तो हमारे पास होते नहीं है, क्योंकि हम तो 5 चीज़ें टेबल पे रख के फिर आपको पढ़ाते हैं। तो अगर कोई बच्चा अगर बना के दे रहा है तो हम दे देते हैं। तो हमने बच्चे को कह रखा भैया तुम अपडेट रहा करो ताकि दूसरों की हेल्प कर सके अपन, क्योंकि क्लास का स्टूडेंट है तो हेल्प करना होता है। चौथी बात, आप नोट्स खुद प्रिपेयर करते हो। अगर खुद के नोट्स खुद ने बना लिए तो जिंदगी में और क्या चाहिए। फोटोकॉपी तो मार्केट में इतनी पड़ी है, मैं भी दे दूँ, मार्केट में बुक्स की कमी है क्या, ले आती हूँ, यूनिक्लो क्लासेस के छापे लगा लेती हूँ, वाटरमार्क लगा लेती हूँ, ये ले दे दिया। लेकिन जब आपने मुझे फीस दिया तो मैंने आपको चीज़ सिखा दी। मेरे यहाँ से पढ़ के बच्चे जो गए हैं इस कोरोना के काल में, देखिए उनके लिए कितना अच्छा साबित हुआ है। उन्होंने मेरी पढ़ाई हुई चीज़ का उनके लिए एक आशीर्वाद साबित हुआ है, और उन्होंने कोचिंग खोले हैं और आज के दिन वो अर्निंग कर रहे हैं। एटलीस्ट वो बैठे नहीं हैं। आप सोचिए कि इतना अच्छा पढ़ाया कि उनका कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि कम 5 स्टूडेंट हैं जो अलग अलग सेक्टर में पढ़ा रहे हैं, अलग अलग स्टेट में पढ़ा रहे हैं, और सबसे अच्छी बात है गुरु से तो शिष्य आगे। कहीं स्टूडेंट की तो मेरे से ज़्यादा फीस है, और एक मुझे प्राउड फील होता है कि एटलीस्ट मैंने उसको इस लायक बनाया है कि उसको इस टेंशन में नहीं जीना पड़े कि यार वैकेंसी नहीं, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, माँ बाप क्या सोचेंगे। नो, स्टैंड है, वो कर रहे हैं। यानी मैं अपना ऑनेस्टी 100% देती हूँ ताकि बच्चा कल को जाके पढ़ाए तो उसके पास 100% नॉलेज हो। ऐसा नहीं छुपा दिया चीज़ें, वो आगे जाके बेचारा हैंडीकैप बन जाए, उसको कुछ आता ही नहीं, क्योंकि मैं 100% देती हूँ। और मुझे पता भी है कि जैसे कि बच्चा आया और 4 दिन वो पढ़ने बैठा, अगर कुछ पता चला कि नहीं यार इसको बहुत प्रॉब्लम है, शायद इसको जरूरत पड़ जाए, कोई बात नहीं बेटा, तो टेंशन मत कर, मैं हूँ ना तेरे साथ। और एक एक चीज़ सिखाती हूँ ताकि वो कल को पढ़ाने जाए तो कोई ये नहीं कहते को आते ही नहीं है, उसको क्या इतना कुछ आता है, कहाँ से पढ़ के आया, एटलीस्ट वो कहेगा उर्मिला मैम से पढ़ा है। तो उसको आने वाले स्टूडेंट भी खुश होंगे, यार गजब पढ़ाती है तुम्हारी मैम, तो मतलब किस लायक तुम्हें इतना समझना है। और जब आधा नॉलेज मेरा आधा अपना तो और 100% हो जाता है, राइट। तो वो भी टेंशन नहीं है कि आप अच्छे से कुछ ना कुछ तो अपने लाइफ में करेंगे, जिस तरह मेरे बाकी स्टूडेंट भी करते हैं। फिर आते तीसरी बात, टेस्ट होता है। हाँ जी सर, टेस्ट होता है। टेस्ट कैसे लेते हैं, टेस्ट आपके पास आ जाता है। अब अच्छा मेन का टेस्ट भी लेते हैं, हाँ मेन का भी लेते हैं। फिर चेक कैसे होता है, आपके पास एक PDF फाइल आती है, आपके पास 2 ऑप्शन है, एक प्रिंटर अवेलेबल है तो प्रिंट निकाल लीजिए क्योंकि उसमें स्पेस रहता है। आपको लगता है कि नहीं मैम प्रिंटर का देखो कई बार हर चीज़ का पैसा से देखना होता है, तब आप रजिस्टर डाल दीजिए और उसके क्वेश्चन उसमें लिख लीजिए और देन आंसर लिखे उसकी सुंदर सी PDF बना के आप हमें भेजेंगे। वो PDF हमारे पास आती है, हम यहाँ से चेक करते हैं, बाकायदा सारा कंक्लूजन लिख के हम आपको भेजते हैं। इतना ही नहीं, जिस दिन पेपर होता है उस दिन शाम को और दूसरे दिन पेपर, क्योंकि सैटरडे को भी पेपर होता है, संडे को भी पेपर होता है, तो उसी दिन शाम को हम बैठ कर उसका सॉल्यूशन भी करते हैं ताकि सारे बच्चों से डिस्कस भी हो जाए। और वो सॉल्यूशन भी मैं अकेले नहीं बोलूँगी, वो बच्चों से बुलवाती हूँ ताकि सारे बच्चे उसमें क्या है ना अटेंशन रहे उनकी। अब मेरा नंबर आने वाला, अब मेरा नंबर, अब मेरा नंबर, क्योंकि जब तक टीचर आप पे ध्यान नहीं देगा ठीक है कर लिया, लेकिन जहाँ अटेंशन मिला आप अपना 100% देंगे, नहीं यार मेरे पे अटेंशन है मुझे और देना पड़ेगा क्योंकि मेरे को जाना जा रहा है। तो हर बच्चे को बोलने का मौका दिया जाता है, हर बच्चे को एक एक चीज़ सिखाई जाती है, ये हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। तो ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस में कोई डिफरेंस नहीं है, ना तो पढ़ाने में और ना फीस में,
कई बार बच्चे कहते हैं कि मैम ऑनलाइन की भी इतनी फीस है। मैंने कहा हाँ बेटा, तुझे भी जज बनना है, ऑफलाइन वाले को जज बनना है, सब्जेक्ट मुझे एक जैसे पढ़ाने हैं, कानून मुझे दोनों को पढ़ाना है, फिर फीस में डिफरेंस क्यों? इसका मतलब यदि मेरी फीस में डिफरेंस हुई तो एक को ज़्यादा पढ़ाऊंगी, एक को कम, यही होगा भाई। जो ज़्यादा पैसा देगा वो ज़्यादा बढ़िया लगेगा। होता है नहीं घर में, जो बेटा ज़्यादा कमा के ला के देता माँ को वो ज़्यादा प्यारा होता है, जो कम कमा के देता वो कम प्यारा है। लेकिन जब दोनों ही बच्चे बराबर कमा रहे तो माँ के लिए दोनों ही प्यारे हो जाते हैं। तो इसलिए मेरी दोनों ही फीस एक जैसी है। उसका रीज़न ये है कि मैं दोनों में ही इक्वल मेहनत करती हूँ। देन आता आपका अगला क्वेश्चन कि मैम ऑनलाइन क्लासेस में किसी दिन हमने 4 दिन क्लास अटेंड नहीं की तो क्या वीडियो मिलेगा? ए बेटा, वीडियो से पढ़ाया होती तो मार्केट में अनलिमिटेड वीडियो है। आप यूट्यूब जाके सर्च करो, इतने वीडियोस डले हुए लॉ के, इतने वीडियो डले हुए, क्या बन पाए? नहीं ना। ये वीडियो इकट्ठे होकर घर में पड़े रह जाएंगे, कल देख लूंगा, कल देख लूंगा, कल देख लूंगा, कल का आएगा ही नहीं, कभी आता है कल। लेकिन लाइव क्लासेस छूट गई तो रह जाएगी, छूट गई तो रह जाएगी। मैं देख ही लेता हूँ, देखिए। और जब आप पढ़ने बैठते हो ना बेटा, कि इंटरेस्ट बनता है, खुद से भाग के आ जाते हो कि नहीं यार, अगर कहीं जाना भी हो तब नहीं जाते हो। धीरे धीरे मेरे कई बच्चों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए कि मैम जब से ज्वाइन किया ना, मतलब लोगों से दूरियां बनाई, क्योंकि हमें समझ में आ गया कि हमें हमारी सफलता लेनी है। एक बार जज बन जाएंगे फिर लोगों से रिश्ते बनाएंगे, तो खुद से कनेक्टिविटी रहती है। और जो जुडिशरी दो, जैसे राजस्थान जुडिशरी ज्वाइन किया तो राजस्थान जुडिशरी का हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर भी मैं पढ़ाती हूँ। तो सुबह आपका बैच हुआ, शाम को वापस 1 घंटे के लिए आना है और दिन भर आपको नोट्स प्रिपेयर करके वापस बना के भेजना है, पीडीएफ बना के भेजनी है। दूसरे दिन क्लास के अंदर आधे घंटे पहले क्लास स्टार्ट होती है, उसे पूरा का पूरा रिवाइज होता है, सारे के सारे एक दूसरे से पूछे जाते हैं। यानी हर बच्चे को बोलने का मौका मिलता है। कुछ बच्चे नहीं बोलना चाहते तो हम उनको रिलैक्स भी करते हैं, जैसे फैमिली वाले हैं, फीमेल्स हैं, घर में कुछ लोग हैं, या बच्ची पास में सो रही है, माँ उस स्ट्रगल में पढ़ रही है, तो हम उनको कहते हैं कोई बात नहीं आप, क्योंकि बच्ची उठ गई तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी, तो हम उनका भी ध्यान रखते हैं कि नहीं यार इनका बच्चा सो रहा है तो ठीक है। अगर हमने कभी टाइम चेंज किया, लेकिन किसी को दिक्कत हुई, हम वापस टाइम पे आ जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, इनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वो सारी चीज़ें लेकर हम चलते हैं, फिर करते हैं। इतनी मेहनत कर रहे हैं और उसमें अगर कुछ डिसिप्लिन बनाते हैं तो बुरा ही कहाँ है। आपको खुश होना चाहिए कि कोई है जो फीस लेकर आप पे ध्यान रख रहा है। बाकी फीस तो लेने के लिए इतने सारे इंस्टीट्यूट बैठे हैं, ध्यान तो नहीं रख रहा है। एटलीस्ट कोई तो है जो आपके पीछे पीछे पड़ा रहता है, पढ़ ले पढ़ ले। देखिए, सिलेक्शन होना या नहीं होना ये इंसान के हाथ में नहीं है। मेहनत करना, प्रॉपर मेहनत करना और प्रॉपर वे में आगे बढ़ना, ये इंसान के हाथ में, जो हम करते हैं। बाकी प्रभु की इच्छा है, डेस्टिनी हमारी है। लेकिन आपको भी पता ना, मेहनत करने वाले कभी पीछे नहीं रहते हैं। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो वही चीज़ कहते हैं कि 100% कर दिखाओ। ऊपर वाला कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम करो तो सही। तुम करते ही नहीं हो, तुम तो कहते हो नहीं मैं तो एग्जाम से 15 दिन पढ़ूंगा, पागलों की तरह पढ़ूंगा, फिर मेरा नहीं होता तो मैं पत्थर से सर फोड़ूंगा कि मेरा क्यों नहीं हुआ भगवान जी, आज से मैं आपसे बात नहीं करूँगा, दिस। भगवान जी तो पढ़ तो ले बेटा, तू पढ़ ही नहीं रहा है, तेरा कैसे करूँ सिलेक्शन। जब आपका सिलेक्शन ही होता है तो एक बार आइज क्लोज करके सोचिए कि कहीं तो मेरी कमियां रही होगी। आप कहते मुझे सब कुछ आता है, आप अपना पेपर उठाइए, जो आप देख कर आए, आप खुद कहेंगे ले ये गलत कर दिया मैंने, ले ये गलत कर दिया। उस समय टाइम के लिए आपको लगता मेरा सही था, लेकिन जब बाद में आप रिसर्च करते हो तो आपको लगता है इतनी गलतियाँ की, मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं था, मैं टेंशन में थी। हैव टू, मुझे करना है, मैं करके दिखाऊंगा। जब जब आप जिंदगी में ये सोच लेते मैं करके दिखाऊंगा, वहीं सब गड़बड़ हो जाती है। हमें नहीं सोचना है, हमें सोचता है मैं अपनी मेहनत करता जाता हूँ, आगे जो होना होगा प्रभु को जो इच्छा होगी वो हो जाएगा, तब तो होगा सिलेक्शन। मैं करूँगा 4-4 साल निकल जाते हैं, ये हमें नहीं करना है। मुझे मेरी 100% मेहनत देनी है। तो ये हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, कभी भी बीच में भी ज्वाइन करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे उसी दिन आपका कोर्स स्टार्ट होगा। आप ये सोचते हो अगले महीने करूँगा, तब तक परिस्थिति फिर बदल जाए। जिस दिन मूड होगा करना कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे कई चैप्टर बीच में से पढ़ते हो तो भी समझ में आता है ना, क्योंकि पढ़ने की कला है कि मैं कहीं पढ़ाने की कला है कि मैं कहीं से पढ़ा सकती हूँ आपको और कहीं से आपको समझा सकती हूँ। तो वो ना सोचेगा अगले महीने ज्वाइन करूँगा, 15 दिन बाद करूँगा, 20 दिन बाद करूँगा, 25 दिन ना, सोच लिया करना है, हैव टू कर डालो। बाकी आगे देखा जाएगा, वो है ना ऊपर वाला संभालेंगे, आज तक संभाला आगे और संभाल लेंगे। ठीक है, तो याद कीजिएगा इस चैप्टर को और खुश रहिएगा आप भी और अपने आसपास लोगों को भी खुश रखिएगा। पॉजिटिव सोचिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, सब कुछ पॉजिटिव दिखेगा। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। ध्यान रखिएगा, हमारे स्टूडेंट्स की वीडियो जरूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, आई एम निवेदिता, आई एम स्टूडेंट ऑफ सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस। मैं इस वीडियो में आप सभी लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि कैसे SULC के साथ और मैम के साथ मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने फरवरी में ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था। उससे पहले मैंने मैम के यूट्यूब पे वीडियोस देखे थे, देन मैंने ज्वाइन किया।
सबसे पहले तो मुझे इस बारे में डाउट था कि ऑफ़लाइन और ऑनलाइन क्लासेस में क्या डिफ़रेंस होगा। तो यही डाउट क्लियर करने के लिए मैं मैम से मिलने जोधपुर गई। मैम ने मुझे कहा कि आप बेटा दोनों करके देख लो, दोनों जॉइन करके देख लो, आपको कोई डिफ़रेंस समझ में आया आप उसी हिसाब से जॉइन कर लेना। तो मैंने मैम की ऑफ़लाइन क्लास भी अटेंड की, मैंने मैम की ऑनलाइन क्लास भी अटेंड की। मुझे दोनों में कोई डिफ़रेंस नहीं समझ में आया। मैम जैसा एफ़र्ट ऑफ़लाइन क्लास में देती हैं वैसा ही ऑनलाइन क्लास में भी देती हैं। मैम सारी चीज़ें इक्वली प्रोवाइड कराती हैं, जैसे ऑनलाइन में वैसे ही ऑफ़लाइन में भी। तो बात मुझे जॉइन करने के बाद मुझे ऑनलाइन में ज़्यादा फ़ीज़िबल लगा, तो मैंने ऑनलाइन ही जॉइन की, क्योंकि ऑनलाइन में जॉइन करने के कई फ़ायदे होते हैं। जैसे आप घर पे ही हो, सबसे अच्छी बात आपको घर का खाना मिलता है और आपके जो दूसरे खर्चे होते हैं वो भी बच जाते हैं। मैम का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। मैम कैसे सारे सब्जेक्ट को स्टोरी टेलिंग की तरह पढ़ाती हैं, समझाती हैं, कैसे याद कराती हैं, सारे सेक्शन को कैसे तोड़ के आपको कैसे लिखना है, कैसे आपको अपने नोट्स बनाने हैं, मैम सारी चीज़ें डिटेल में बताती हैं। मैम सिखाती हैं कि याद कैसे करना है, मैम बार बार रिवीज़न कराती हैं। हम लोगों की जो क्लासेस होती हैं, तो क्लास में जो 15 टू 20 मिनट्स होता है वो रिवीज़न के लिए होता है, कि जितना मैम ने पढ़ाया है वो बार बार रिवीज़न कैसे हो। तो मैम बार बार रिवीज़न कराती हैं, हर एक बच्चे से पूछती हैं, हर एक बच्चे पे पर्सनली साथ ध्यान देती हैं। मैम को पता होता है कि कौन सा बच्चा पढ़ रहा है, कौन सा नहीं पढ़ रहा है, किस बच्चे को कितना आता है। मैम टाइम टू टाइम हम लोगों की एक्स्ट्रा क्लासेस चलाती हैं, स्पेशल क्लासेस। मैम बोनस में टेस्ट पेपर और बोनस क्लासेस सब कुछ मैम प्रोवाइड कराती हैं। इवन मैम ने अभी कुछ टाइम पहले ही हम लोगों की एक स्पेशल क्लास चलाई थी, जिसमें मैम ने प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन के बारे में बताया कि आपको कैसे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन का सल्यूशन देना है, आपको कैसे उसका आंसर देना है। मैम हम लोगों के वीकली टेस्ट होते हैं, सैटरडे और संडे मैम टेस्ट लेती हैं हम लोगों का। तो सबसे अच्छी बात ये है कि मैम उस टेस्ट में भी सॉल्यूशन के लिए उसकी अलग क्लास होती है, जिसमें हम लोग हर एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, तो उसमें भी हम लोग का रिवीजन होता है। Hello everyone, I am Aditi. I am a student of Suryanagri Uniqlo classes. Today I am here to share how I have learned to take notes from Urmila Rathi ma'am. So this is an act which we recently completed, the Transfer of Property Act, and you can see how clearly I have bifurcated the 8 chapters and the 137 sections in a form of a flowchart. So this is how ma'am has told us to make, and there is like a flowchart of every possible thing that we can make. There is even the bifurcation of a complex definition, the chapterization, the whole of the section and their titles, and then there is the in-depth study of everything that we can write in our notes. Again, there is a bifurcation, the flowcharts which we use to make our notes attractive and easy to understand. This is what I have learned in the online classes only, and trust me, this is everything which ma'am includes in the online lectures only. So there is even one thing, like there is a section 9, and there is a correlation of that section with the other sections. So these things are also mentioned in the notes, and I have successfully completed the Transfer of Property Act, and I can say that I know it thoroughly now. So I have included everything which ma'am has taught. So there is even the distinction between the important things which are in the act, the bifurcation, then again the same thing. Hello everyone, my name is Pranjali Singh. These are the notes prepared by me on the subject Constitution of India under the guidance of Urmila ma'am. Thank you ma'am for teaching us the technique of effectively breaking down the long paragraphs into the small point-wise and diagrammatic representation, which becomes very easy to memorize.